हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। टॉपिक चल रहा था हमारा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन। हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए जो वोटर्स हैं, यानी हमारे एमएलए, हमारे एमपीज, क्या है उनके वोट वैल्यूज। सभी के वोट वैल्यूज अलग अलग है। हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हम देखेंगे कि कैसे ये इलेक्शंस होते हैं, कैसे वोट डाले जाते हैं। तो जो हमारे इलेक्शंस है वो कैसे होते हैं, अपने इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस है वो होते हैं, उसका एक जो मेथड, उसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है, इससे इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये अपने देखेंगे। तो पहले अपने देखते हैं कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, फिर इस सिस्टम को यूज कैसे करते हैं, आपको इसके अंदर समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो वोटिंग सिस्टम होता है, जैसे अपने वोट करते हैं वैसी मशीन नहीं होती है, वोट होते हैं बैलेट पेपर्स पर। बैलेट पेपर का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। ऐसे करके एक कागज है, उस पर हम वोट लगाएंगे कि हमें कौन सा बंदा पसंद है, किसको हमने वोट करना है। ठीक है, ये करेंगे। तो देखते अपने की वोटिंग कैसे होती है। देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में क्या होता है, तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट बनेगा उसको वोट कितने आने चाहिए। तो उसको जो वोट आने चाहिए वो मेजोरिटी होनी चाहिए। जैसे मान लो 100 लोग वोट डाल रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को उसमें से 51 यानी मेजोरिटी, आधे से ज्यादा वोट आने चाहिए, वही बनेगा। अब अपने एक सिस्टम पढ़ा था आपने, एफपीटीपी सॉरी, आपने सिस्टम पढ़ा था एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब कि अगर एक जगह पर 4-5 बंदे खड़े हुए हैं इलेक्शन में, उसको वोट डालेंगे लोग। मान लो वहां की आबादी है 100 की आबादी है, ये इनको वोट डाल रहे हैं। एक को आ गई है 40, एक को आ गई है 30, एक को आ गई है 20, एक को आ गई है 10। तो देखा जाए तो किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है वो जीत गया बंदा। ठीक है ना। होते वोट इसमें भी ऐसे हैं, लेकिन जरूरी है कि उसको मेजोरिटी मिले, जरूरी है उसको 51 कम से कम वोट आए, वही बंदा प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है। अब ये सिस्टम होता कैसा है, फिर क्या सिस्टम करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि मान लो सबसे पहले तो वोट मिलते हैं बैलेट पेपर से। अब वो क्या होता है, मान लो 3 बंदे खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है। और वोट डालने वाले बंदे मान लो 100 ही हैं। देखो मान लो ए, बी और सी। एक तो ए है, ठीक है, एक अपने पास है, एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है, और एक अपने पास है सी। 3 कैंडिडेट हैं जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ये खड़े हुए हैं इलेक्शन में। ठीक है। इनको वोट डालने वाले लोग हैं, वो लोग बहुत सारे हैं, वो है 100 लोग हैं जो इनको वोट डालेंगे। ठीक है। सभी को मिलेगा एक बैलेट पेपर। ठीक है। ऐसे एक बैलेट पेपर इनको मिलेगा। इसमें इन्होंने ये नहीं बताना कि मैंने किस एक को चुनना है, इसमें ये भरेंगे, प्रेफरेंस भरेंगे। ऐसे प्रेफरेंस भरेंगे, मान लो एक बंदे को ये सिस्टम मिल गया, ये प्रेफरेंस भरेगा कि पहले तो मैं बी को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं, फिर मैं ए को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं, उसके बाद मुझे सी प्रेसिडेंट के रूप में पसंद है। ऐसे ये भरेंगे। ठीक है। सभी लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो क्या होगा कि सभी के वोट गिनेंगे, सभी के बैलेट पेपर गिनेंगे। ठीक है। मान लो बी है, वो सभी के प्रेफरेंस में सभी, या फिर यहाँ पे मान लो मेजोरिटी, इसकी मेजोरिटी कितनी होगी 51। 51 की मेजोरिटी में मान लो बी सबसे ऊपर है, तो सीधी सी बात है 51 इसको मिल गया मेजोरिटी, ये बन जाएगा। मान लो ऐसा ना हो, कम किया ये, मान लो बी है, किसी ने डाल दिया ए को ऊपर डाल दिया, बी को नीचे, सी को नीचे, ऐसे डाल दिया। किसी ने ऐसे करके सी को ऊपर रख दिया,
बी को बीच में रख दिया, ए को नीचे रख दिया, ऐसे वोट डाल दिए। ठीक है, तो बाद में कैलकुलेशन हुई तो 100 में से 51 बैलेट में से ए को मिली है प्रेफरेंस। ओके, 100 में से 30 में से बी को मिली है प्रेफरेंस, और कितने बच गए? 19 में मिली है सी को प्रेफरेंस। तो सीधी सी बात है, इनको मेजोरिटी मिल गई, ये जीत गए हैं। मान लो ऐसा ना हो तो क्या होगा? मान लो इनको वोट मिले हैं 49 वोट मिले हैं और इनको मिल गए हैं 21। अब इस कंडीशन में किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली है, तो इसके बाद फिर होगी सेकंड फेज की जो काउंटिंग है वो होगी। देखो पहले देखा, सभी के गिने, जो टॉप मोस्ट कैंडिडेट लिखे हैं उन भरे हुए लोगों ने देख लिया, तो 49 लोग हैं, ऐसे वोटर हैं जिन्होंने अपने ए को ऊपर भरा है। ठीक है, 30 है जिन्होंने बी को भरा है, और 21 है जिन्होंने सी को भरा है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए 51 लोगों को सपोर्ट करना जरूरी है, कोई नहीं कर रहा, तो ये नहीं कि ए को बना देंगे प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। फिर होगी सेकंड फेज की कैलकुलेशन। उसमें क्या होगा? जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उस बंदे के बैलेट पेपर खोलेंगे, उसको जो सपोर्ट में मिले हैं। अब जिन बैलेट पेपर में सी को पहले नंबर पर रखा हुआ है, जिन बैलेट पेपर में सी को, नहीं दिख रहा होगा, नीचे करता हूं मैं, दिख रहा है, जिन बैलेट पेपर में सी को पहले नंबर पर रखा हुआ है, हो सकता है कि उसमें 2 पर किसको रखा हो सकता है कि इसमें 2 पर बी को रखा हो सकता है किसी ने ए को रख दिया हो। ठीक है, अपने मान लेते हैं कि 21 में से सी को 21 वोट आए हैं, 21 में से 20 लोगों ने, देखो जो 21 वोट सी को मिले हैं उसमें यह बात तो कंफर्म है कि सभी ने सी को रखा एक नंबर पर। अब 20 बंदों ने और 21 में से 21 बंदों ने 21 में से 21 बंदों ने बी को रखा है दूसरे नंबर पर, और सभी ने ए को रखा है तीसरे नंबर पर। तो सी तो कैंसिल ही हो गया, बाहर ही चला गया, तो दूसरा क्या है? बी। तो ये 21 वोट बी को आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके वोट कितने हो गए? 30 और 21 51 वोट हो गए हैं। तो अब ए के पास है 49 या 49, बी के पास है 51, तो मेजोरिटी किसको मिल गई? बी को, बी बन जाएगा प्रेसिडेंट। ऐसे होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। आप थोड़ा इसको रिवाइंड करके देखना, आपको समझ आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब अपने चलते हैं आगे। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने क्यों होते हैं? क्या पता लगता है प्रेसिडेंट को बनाना है? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने का कारण क्या है? इसका कारण है, एक पहले आपको बात बताना भूल गया मैं, ये जो मैंने आपको बताया है कि अगर पहली बार में ही मेजोरिटी मिल जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना मिले, जैसे 49 रहेगा तो उसमें तो दोबारा कैलकुलेशन होती है सेकंड फेज की। तो हमारे इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार सेकंड फेज की वोटिंग कैलकुलेशन काउंटिंग हुई है, वो जब हमारे प्रेसिडेंट बने थे वी गिरी, तब सेकंड फेज की काउंटिंग हुई थी। ठीक है, एक बार इतिहास में। अपने आगे चलते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ी है प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने की? तो देखिए क्या जरूरत पड़ी है। तो देखिए प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 इयर्स, तो 5 साल पूरे होने से पहले नया प्रेसिडेंट बनाने के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, पहले वाले प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाए तो करवाने जरूरी है। तो जो नया प्रेसिडेंट बनेगा वो बचे हुए टेन्योर के लिए नहीं बनेगा। मान लो ये प्रेसिडेंट बना था 5 साल के लिए, इसे बने हुए हो गए हैं 3 साल और इनकी मान लो डेथ हो गई, तो ये नहीं जो नया आएगा वो 2 साल के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। बचे हुए टेन्योर के लिए नहीं आएगा, जो नया आएगा वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे।
ठीक है। तीसरा, अगर मान लो इन पर कोई दिक्कत हो गई है, कोई इनको हेल्थ इश्यू हो गया है, इन्होंने रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, तब करवाने पड़ जाते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर करवाने पड़ेंगे। चौथी कंडीशन क्या है? इम्पीचमेंट। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि ये करप्ट है, ठीक नहीं है, और पार्लियामेंट इनको इम्पीचमेंट से हटा दे, फिर भी नया प्रेसिडेंट लाने के लिए इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिसके लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। अब अपने देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स क्या है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, क्या क्या पावर्स हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास, वो अपने देखेंगे। तो पावर्स कई टाइप की हैं। सबसे पहली जो पावर है वो है एग्जीक्यूटिव। फाइव पॉइंट थ्री है ये। तो सबसे पहली पावर है जो, वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब समझते हो आप, कंट्रोल करने वाला पूरे एग्जीक्यूटिव को। तो सबसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या है? वो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है। आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि हमारे देश में हमारे स्टेट का एक हेड होगा जो प्रेसिडेंट है। तो हर काम, देश में जो भी काम चल रहा है, चाहे कोई नया लॉ आया है, चाहे पुलिस काम कर रही है, चाहे मिलिट्री काम कर रही है, कोई भी रूल कर रहा है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रूल कर रहे हैं, तो सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। तो प्रेसिडेंट किसी स्टेट का हेड है, जैसे किसी स्टेट का एम्परर का हेड ना, किंग था पहले, वैसे ही हेड होते हैं। प्रेसिडेंट कंट्री के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, पहले नागरिक होते हैं। तो कंट्री को हेड कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो नाम के ही सही है, जैसे भी कहले, तो स्टेट के जो हेड हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट स्टेट के हेड होते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है एग्जीक्यूटिव पावर के, इसके अंदर आगे क्या है? दूसरी चीज क्या है? अपॉइंटमेंट्स। देखिए अपॉइंटमेंट में क्या है, हमारे देश के जो बड़े बड़े मेन चीजें हैं, जो मेन बॉडीज हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? वैसे पता है अपने को, सबसे बड़ी जो पार्टी है लोकसभा में उसके नेता होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े बड़े जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या फिर मान लो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, उनके जो चेयरमैन है बोर्ड के, या फिर जो मान लो अपने आर्मी चीफ्स हैं, ठीक है ना। तो ऑफिशियली जो साइन करते हैं, जो अपॉइंट करते हैं, तो अपॉइंटमेंट की पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। हमारे प्रेसिडेंट है जो इनको अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट की पावर इनके पास है। तीसरा क्या है? पावर ऑफ ग्रैंड पार्टनर, माफी। देखो मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको माफ कर सकते हैं, उसकी सजा को कम कर सकते हैं, ठीक है। मान लो किसी ने कैसा भी ऑफेंस किया है, कितना भी उसने हीनियस ऑफेंस किया है, तो प्रेसिडेंट उसको माफ भी कर सकते हैं और उसकी पनिशमेंट को कम भी कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट की पावर है, उसके उनकी अपनी मर्जी पर है। लेकिन मर्जी नहीं है सकते, एक टाइप से वो इसके लिए बंधे हैं मिनिस्ट्री से। कैबिनेट मिनिस्टर उनको एडवाइस करेगी, उनको कहेगी, तभी वो माफ कर सकते हैं। एक टाइप से अपने वो चला नहीं सकते। देखो जो प्रेसिडेंट है ना, वो नाम का ही हेड होता है, एक्चुअल में सारी पावर पार्लियामेंट, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है ना। इनके नाम पर सारा कुछ चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। और देखते हैं और इनके पास क्या पावर है। सुप्रीम कमांडर,
इसका मतलब क्या है? हमारे देश की 3 आर्मी है, 3 टाइप से आर्मी के 3 पार्ट हैं, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी। थल सेना, वायुसेना, जल सेना। देखो 3 कौन कौन सी है? इंडियन एयरफोर्स, आईएएफ, नेवी और इंडियन आर्मी। वैसे तीनों के अपने अपने चीफ होते हैं। एयरफोर्स के चीफ को बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, नेवी को चीफ को बोलते हैं एडमिरल, इनके जो चीफ है इन्हें बोलते हैं जनरल, इंडियन आर्मी चीफ को। लेकिन ऑफिशियली इन तीनों के हेड है, जो तीनों को कमांड कर सकते हैं, एक सुप्रीम कमांडर है, वो हमारे प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इन सब के ऊपर होते हैं, ठीक है। इनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, तो सभी की सुप्रीम पावर इनके पास है। और इनके पास क्या पावर है? अगली इनके पास पावर है राइट टू गेट इंफॉर्मेशन। देश में कुछ भी चल रहा है, हर चीज को जानने का अधिकार, पावर, राइट है प्रेसिडेंट को। कुछ भी पूछ सकते हैं, कितना ही कॉन्फिडेंशियल है, कितना ही सीक्रेट है, हर चीज पूछने का अधिकार है, पावर है प्रेसिडेंट के पास। हेड ऑफ स्टेट है, रॉ है, खुफिया एजेंसी है, उन्होंने अपने स्पाई कहीं भेज रखे हैं, कहां भेजे हैं वो पूछ सकते हैं। हर चीज जानने का अधिकार है हमारे प्रेसिडेंट के पास। ये है इनकी एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। और ये इनको मिला हुआ है आर्टिकल 78 में। तो ये है इनकी एग्जीक्यूटिव पावर। आगे हम इनके देखेंगे इनकी लेजिस्लेचर पावर, ठीक है। ये इनकी थी एग्जीक्यूटिव पावर, आगे अपने देखेंगे इनकी लेजिस्लेचर पावर। सेकंड है इनकी लेजिस्लेचर पावर्स। देखिए जो देश चल रहा है उसका कारण क्या है? पार्लियामेंट है सेंटर में, स्टेट्स में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ठीक है, विधानसभा, संसद है। अब उनको जो चलाना है, उनके जो ऑफिशियल हेड है वो हमारे प्रेसिडेंट है। अब वो कैसे? जैसे सबसे पहले जो सेंटर में हेड है वो हमारे कौन है? वो हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? देखिए जो लोकसभा है, लोकसभा में जो मेजोरिटी वाली पार्टी है उनके जो हेड हैं, उनके जो लीडर हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब ये चीज कौन डिसाइड करेगा कि इस पार्टी को मेजोरिटी मिली? वैसे दिख रहा है, लेकिन फिर भी एंश्योर कौन करेगा? वो करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। मान लो किसी को मेजोरिटी मिली नहीं है, उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मतलब एक बार तो बनेगा ही, बाद में क्या मिल जाए मेजोरिटी। तो अपने माइंडसेट से, अपने हिसाब से प्रेसिडेंट के पास पावर है। अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली है, अगर मेजोरिटी मिली है फिर तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा ही। मान लो किसी को मेजोरिटी नहीं मिली है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी है, ये लगता है जो सबसे बड़ा अलायंस बना लेगा, जो प्रेसिडेंट को लगता है, तो उसको बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि नरसिम्हा राव जी को बनाया था, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं। अलायंस बनेगा, कौन सा अलायंस सही है इस बारे में भी विचार कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। ये है इनकी लेजिस्लेटिव पावर सेंटर के लिए। स्टेट के लिए क्या है? हर स्टेट में एक गवर्नर होता है, वो गवर्नर स्टेट की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में प्रेसिडेंट को एक टाइप से रिपोर्ट करता है। तो ये है इनकी लेजिस्लेटर पावर्स, एक प्रेसिडेंट की, ठीक है। इसके अलावा क्या है? जैसे और पावर क्या है? मान लो 5 साल पूरे हो गए हैं, देखो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या लोकसभा के जो मेंबर बनते हैं वो बनते हैं 5 साल के लिए बनते हैं। अब 5 साल के बाद, 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे और नए लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनके आने से पहले, ये यहां पर बैठे, इससे पहले इस चीज को खत्म करना है। 5 साल इनका टेन्योर पूरा हो गया, इसको खत्म करना है, इसे बोलते हैं डिसॉल्व करना। तो
पार्लियामेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, इसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद। ठीक है, तो ये पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटर की। अगली पावर है इनके पास फाइनेंशियल पावर। देखिए वो क्या है, बता सकते हैं आप साथ साथ में। अगली पावर है जो प्रेसिडेंट को दी गई है वो है फाइनेंशियल पावर। ये क्या है वो, देखिए फाइनेंशियल पावर क्या है। जैसे मनी का बिल आ रहा है कोई, ठीक है, उसको पास करना है या उस पर चर्चा करनी है, उसको वापस भेज सकते हैं कि आप लोग वापस डिस्कस करो, इसमें सुधार करो, तो ये पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 112 और 113 के अंतर्गत कि वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकती है कि आप कौन सा एक्सपेंडिचर कहां कर रहे हो, इसका यूज क्या करोगे, देश का जो पैसा उसको कहां लगा रहे हो, इसके बारे में पूछ सकती है, उसका संज्ञान ले सकती है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो सरकार के साथ। ये पावर है प्रेसिडेंट की। अगली जो पावर है वो है इनकी जुडिशियल पावर। देखो ये इनकी दोनों पावर अपॉइंटमेंट वाली भी है, जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर क्या है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट हमारे जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के जो जज हैं उनको अपॉइंट करते हैं, पावर पहली है। दूसरी बात, वो जो पार्डन वाली पावर है इनकी, क्षमा करने वाली, वो भी इसके अंदर आ जाती है। मान लो किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, तो क्राइम को पार्डन करना है, उसको माफी देनी है, कम करना है, ये पावर भी है इनके पास। तो एक टाइप से जुडिशरी पावर इनके पास है। ठीक है, और तीसरी पावर क्या है, लोकसभा में कुछ हो दिक्कत हो गई है, मान लो लो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, या फिर कोई ऐसा आदमी प्राइम मिनिस्टर बनाना है जिसके पास मेजोरिटी नहीं है लेकिन लग रहा है कि इनके पास मेजोरिटी है, यहां पर जस्टिस करना है, ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, 2 पावर्स होगी। अगली पावर देखते हैं क्या कौन सी है हमारे प्रेसिडेंट के पास। अगली पावर इनके पास है जो इनकी सबसे पावरफुल पावर मानी जाती है, वो है इनकी इमरजेंसी पावर। अब इमरजेंसी पावर कौन सी है, तो हमारे प्रेसिडेंट को 3 टाइप की इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं। कौन कौन सी है, एक इनको दी गई है आर्टिकल 352, एक पावर इनको दी गई है आर्टिकल 356 में, एक इनको पावर दी गई है आर्टिकल 360। अब ये पावर कौन कौन सी अपने देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 352 में पावर है कि ये इमरजेंसी लगा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हैं, कर्फ्यू लगा सकते हैं। कब, जब देश में युद्ध हो जाए, जब इंटरनल रेवोल्यूशन हो जाए, कब लगा सकते हैं, वॉर, युद्ध। ओके, इंटरनल रेवोल्यूशन हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, कहीं पे दंगे हो जाए, कोई लोग बहुत सारे कर्फ्यू लगाए बैठे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां पर लगा सकते हैं। तो ये पूरी कंट्री में भी लगा सकते हैं या किसी कंट्री किसी पार्ट में भी लगा सकते हैं। मान लो वहां पर सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो हाथ से बाहर जा रही है, कुछ कंट्रोल में नहीं रह रहा है, तो कंट्रोल में लाने के लिए मिलिट्री भेजेंगे, तो वहां पर एक इमरजेंसी लगा देंगे कि ये रूल है, जो तुम्हारे राइट्स हैं वो कुछ टाइम के लिए खत्म कर रहे हैं तुम्हारी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो वहां पर इमरजेंसी लगा देंगे। युद्ध हो गया है तो गांव खाली करवाने हैं, तो उसके लिए कुछ इमरजेंसी पावर चाहिए, तो इमरजेंसी वहां पर लगा देंगे।
ताकि मिलिट्री अपना काम कर सके। तो जो युद्ध होने पर तो जो एमरजेंसी लगाते हैं वो होती है आर्टिकल 352 में, कॉमन है ये। आगे है आर्टिकल 356, बड़ी कंट्रोवर्सी वाली भी है, जरूरी भी है और बड़ा इसको आपने सुना भी होगा। तो ये कब लगाते हैं? जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम बनाया गया है वो अगर फेल हो जाए तब लगाते हैं। अब फेल होने से क्या मतलब है? इससे कई मतलब है। एक तो जो वहां के जो लोग हैं वो इसको संविधान को मान नहीं रहे हैं, कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए तब लगाते हैं। या फिर मान लो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर के पास वहां की असेंबली में मेजोरिटी नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास एमएलए का सपोर्ट चला गया है, वो तो वहां के गवर्नर कहेंगे कि यहाँ की सरकार के पास तो सपोर्ट नहीं है, यहाँ की सरकार को तो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोबारा चुनाव करवाना चाहिए, सब कुछ दोबारा करना चाहिए। तो उसके लिए वहां की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देते हैं और वहां पर एक इमरजेंसी लगा देते हैं जिसके बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि नया चीफ मिनिस्टर चाहिए, उसके लिए नए एमएलए चाहिए, उसके लिए इलेक्शन करवाना है, तो इलेक्शन करवाने तक एक इमरजेंसी लगाते हैं। तो क्या होता है, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी सारी पावर पार्लियामेंट के पास चली जाती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, उसकी सारी पावर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास चली जाती है और स्टेट गवर्नमेंट को कर देते हैं सस्पेंड, मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, सारी पावर प्रधानमंत्री के पास चली जाती है। ठीक है, ये पावर है। तीसरा आर्टिकल 360, ये होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, कभी देश में पैसों की तंगी आ जाए, इकोनॉमिकली देश वीक हो जाए, पैसों की बड़ी कमी हो जाए, देश चल नहीं रहा, तब ये लगाते हैं। ये आज तक कभी नहीं लगी, वैसे तब लगा सकते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी कम कर देते हैं, जो और बड़े खर्चे हैं, बड़े बड़े खर्चे उनको कम कर देते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मान लो सड़क वाले या कोई प्लांट लगाने वाले, उसको एक बार रोक देते हैं ताकि देश में जो क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियली क्राइसिस आ गया है, उसको टैकल कर सकें, उसको ओवरकम कर सकें, उससे निपट सकें। इसलिए ये लगाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसीज। तो ये है हमारे प्रेसिडेंट की पावर्स। तो प्रेसिडेंट के बारे में एक लास्ट चीज रह गई है, अपने वो पढ़ेंगे, वो है प्रेसिडेंट को क्या फैसिलिटीज, क्या प्रिविलेज मिलते हैं। ठीक है, अब अपने देखेंगे लास्ट कि क्या है प्रेसिडेंट की सैलरी, प्रिविलेज और अलग अदर फैसिलिटीज। क्या देखेंगे अपने? फैसिलिटीज, प्रिविलेज, देखेंगे क्या फैसिलिटी, क्या प्रिविलेज और इनको क्या सैलरी वगैरह कैसी मिलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है सैलरी, इनको तनख्वाह कितनी मिलती है? तो इनको 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं। ओके, इसके अलावा इनको रहने के लिए एक बहुत आलीशान घर मिलता है, उसे बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रायसीना हिल्स की पहाड़ियों में बना हुआ है, जिसे लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं, उस जगह पर ये बना हुआ है। ठीक है, ये किसी टाइम हमारे देश के अंदर वायसराय का करता है। ये लगभग 1929 में बना हुआ है, 340 एकड़ में बना हुआ है, बहुत बड़ा है, 320-30 इसमें कमरे हैं, लगभग 2000 का स्टाफ है, बहुत बड़ा एक मुगल गार्डन है जिसको आजकल इसका नाम चेंज कर दिया गया है राजेंद्र प्रसाद गार्डन। तो ऐसे इनको बहुत बड़ा घर मिलता है, इतनी सैलरी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इनको 2 घर और मिलते हैं। एक घर इनको मिलता है, उसका नाम है छरबरा, ये है शिमला में। देखिए, हिमाचल प्रदेश है,
हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उनकी कैपिटल है शिमला। तो शिमला में एक इनको घर मिलता है, उस घर का नाम है छरबरा। ये मिलता है इनको, गर्मियां होती हैं, दिल्ली में गर्मी पड़ती है, तब आप जाओ पहाड़ों में ठंड में रहो, इसलिए मिलता है। ठीक है। एक इनको घर मिलता है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम है द रिट्रीट, आंध्र प्रदेश, उसका नाम है द रिट्रीट। देखो वैसे तो उनका जो मेन घर है, मेन ऑफिस है, वो है राष्ट्रपति भवन। जब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ठंडे मौसम में रहना है तो शिमला चले जाओ, ठंड पड़ रही है, थोड़ा गर्म माहौल में रहना है तो साउथ में चले जाओ, आंध्र प्रदेश में। ऐसे इनको घर मिलते हैं। इसके अलावा इनको टेलीफोन का बिल, आना जाना, सब कुछ, कहीं भी रहना हो फ्री होता है। ठीक है। उसके बाद जब ये रिटायर हो जाते हैं, मतलब कि 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद इनको एक घर मिलता है इनकी पसंद का। ठीक है। वो मान लो इनकी डेथ हो गई है, तो इनके बाद इनकी वाइफ को इनकी सैलरी की आधी पेंशन मिलेगी और इनको वो घर मिलेगा। तो ये मिलती है इनको फैसिलिटीज। तो ये था हमारा प्रेसिडेंट। आज की क्लास में अपने इतना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, क्या उनके काम है, क्या उनकी पावर्स हैं, कैसे हमारे देश के सबसे बड़े लीडर प्राइम मिनिस्टर हैं। देखो नाम चलता है प्रेसिडेंट का, लेकिन काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये सब अपने कैसे करते हैं, ये अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक मैं विदा लेता हूं। थैंक यू।